एक बहुत बुरे लड़के की कहानी। एक बार की बात है, फ्रांस के बिल्कुल बीच में एक छोटे से गांव में एक विधवा और उसका इकलौता बेटा रहता था, जो लगभग 15 साल का था, जिसका नाम एंटोनी था। हालांकि कोई भी उसे कभी भी ट्विनो ब्यूइनो के अलावा किसी और नाम से नहीं पुकारता था। वे वाकई बहुत गरीब थे, और जब हवा चलती थी तो उनकी झोपड़ी उनके कानों के पास हिलती थी, जब तक कि उन्हें लगता था कि दीवारें गिरकर उन्हें कुचल देंगी। लेकिन अपनी उम्र के लड़के की तरह काम करने के बजाय ट्विनो ब्यूइनो सड़क पर आराम करने के अलावा कुछ नहीं करता था। उसकी आंखें जमीन पर टिकी रहती थीं, वो अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाता था। तुम बहुत बहुत मूर्ख हो मेरे प्यारे बच्चे, उसकी माँ कभी कभी उससे कहती, और फिर हंसते हुए कहती, निश्चित रूप से तुम कभी भी भेड़िए को पूंछ से नहीं पकड़ पाओगे। एक दिन बूढ़ी औरत ने एंटोनी को जंगल में जाकर अपने और उसके लिए बिस्तर बनाने के लिए पर्याप्त सूखी पत्तियां इकट्ठा करने को कहा। उसके काम खत्म करने से पहले ही भारी बारिश शुरू हो गई, इसलिए वह एक पेड़ के खोखले तने में छिप गया, जहां वह इतना सूखा और आरामदायक था कि वह जल्द ही गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद वह एक शोर से जाग गया जो कुत्ते के दरवाजे को खरोंचने जैसा लग रहा था, और वह अचानक डर गया, उसे नहीं पता क्यों। बहुत सावधानी से उसने अपना सिर उठाया, और उसके ठीक ऊपर उसने एक बड़े बालों वाले जानवर को देखा, जो दुम के बल नीचे आ रहा था। उन्होंने कहा, वे भेड़िए के बारे में बहुत बात करते हैं। उसने खुद से कहा, और उसने खुद को जितना संभव हो सके उतना छोटा कर लिया और एक कोने में सिमट गया। भेड़िया धीरे धीरे पेड़ के अंदर से नीचे उतरा। एंटोनी को लगा कि वो पत्थर बन गया है। वह इतना डर गया था कि उसे सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, जो उसे लगा कि शायद उसे अभी भी बचा सकता है। उसे अपनी माँ से सुना हुआ याद आया कि भेड़िया न तो अपनी पीठ झुका सकता है और न ही अपना सिर घुमा सकता है, ताकि वह अपने पीछे देख सके, और बिजली की तरह तेजी से उसने अपना हाथ बढ़ाया और भेड़िए की पूंछ को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। फिर वह पेड़ से उतरा और जानवर को घसीटकर अपनी माँ के घर ले गया। माँ, तुमने अक्सर कहा है कि मैं भेड़िए की दुम पकड़ने के लिए बहुत मूर्ख हूँ। अब देखो, वो विजयी भाव से चिल्लाया। अच्छा अच्छा, आश्चर्य कभी खत्म नहीं होंगे, भली महिला ने उत्तर दिया, जिसने सुरक्षित दूरी बनाए रखने का ध्यान रखा। लेकिन चूंकि तुमने उसे सचमुच पा लिया है, तो चलो देखते हैं कि हम उसका कुछ उपयोग कर सकते हैं या नहीं। पिछले सप्ताह मरे हुए मेरे की खाल को संदूक से निकालो, और हम उसमें भेड़िए को सिल देंगे। वह एक शानदार मेला बनेगा, और कल हम उसे मेले में ले जाकर बेच देंगे। बहुत संभव है कि भेड़िए ने, जो चालाक और होशियार था, समझ लिया हो कि उसने क्या कहा था, किंतु उसने कोई संकेत न देना ही उचित समझा, और अपनी खाल को अपने ऊपर सिलने दिया। मैं चाहूं तो कभी भी भाग सकता हूं, उसने सोचा। जल्दबाजी ना करना ही बेहतर है, इसलिए जब तक उसके सिर पर चमड़ी खींची जा रही थी, तब तक वो एकदम शांत रहा, जिससे उसे बहुत गर्मी और असुविधा हो रही थी, और उसने अपने मुंह के इतने करीब मौजूद उंगलियों या नाक को तोड़ने के प्रलोभन का विरोध किया। अगले दिन मेला अपने चरम पर था जब टोइनो बोएनो भेड़िए के भेष में अपने साथ आया। सभी किसान उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और प्रत्येक ने अधिक कीमत की पेशकश की। उन्होंने कहा, उन्होंने पहले कभी इतना सुंदर जानवर नहीं देखा था, और अंत में, बहुत मोलभाव करने के बाद, उसे अच्छी रकम के लिए 3 भाइयों को सौंप दिया गया। वह एक शानदार राम बनेगा। ऐसा हुआ कि इन 3 भाइयों के पास भेड़ों का एक बड़ा झुंड था, हालांकि उनमें से कोई भी उस भेड़ जितनी बड़ी और अच्छी नहीं थी जिसे उन्होंने अभी खरीदा था। मेरा झुंड सबसे नजदीक है, सबसे बड़े भाई ने कहा, हम उसे रात के लिए बाड़े में छोड़ देंगे, और पृष्ठ 113 कल हम तय करेंगे कि उसके लिए कौन सा चारागाह सबसे अच्छा रहेगा। और भेड़िया सुनते हुए मुस्कुराया, और अपना सिर पहले से थोड़ा ऊपर उठाया। अगली सुबह युवा किसान ने अपना चक्कर लगाना शुरू किया, और भेड़ों का बाड़ा वह पहली जगह थी जहां वह गया। उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि भेड़ें उसके सामने मृत पड़ी थीं, सिवाय एक भेड़ के, जिसे भेड़िए ने हड्डियों सहित खा लिया था। तुरंत ही उसे सच्चाई का पता चल गया।
यह कोई मेरा नहीं था जो सोने का नाटक करते हुए कोने में बैठा था, क्योंकि वास्तव में वह जितना चाहे उतना पीछे झुक सकता था और अपना सिर घुमा सकता था, बल्कि एक भेड़िया था जो उसे अपनी आंखों के कोने से देख रहा था और किसी भी क्षण उस पर हमला कर सकता था। इसलिए किसान ने इस पर ध्यान नहीं दिया और केवल ये सोचा कि यह उसके अगले भाई से अपनी चाल का बदला लेने का एक अच्छा मौका है, और उसने उससे केवल इतना कहा कि मेरा उस खेत में घास नहीं खाएगा और उसे नदी के किनारे चरागाह में ले जाना अच्छा रहेगा, जहां उसका अपना झुंड चर रहा था। दूसरे भाई ने उत्सुकता से चारा निगल लिया और उस शाम भेड़िए को उस खेत में ले जाया गया जहां उस युवक ने भेड़ों को रखा था जिन्हें उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। अगली सुबह तक वे सभी मर चुके थे, लेकिन दूसरे भाई ने भी अपनी चुप्पी बनाए रखी और सबसे छोटे भाई की भेड़ को बाकी दो भाइयों के भाग्य में शामिल होने दिया। फिर वे मिले और एक दूसरे के सामने अपनी अपनी विपत्तियों को स्वीकार किया और जानवर को जल्द से जल्द वापस टुएनो बोएनो के पास ले जाने का फैसला किया, जिसे अच्छी तरह से पीटा जाना चाहिए। एंटोनी एक पड़ोसी के बेर के पेड़ पर बैठा हुआ पके फल खा रहा था। तभी उसने देखा कि 3 युवा किसान उसकी ओर आ रहे हैं। खुद को नीचे झुकाते हुए वह बेदम होकर चिल्लाते हुए झोपड़ी में भाग गया, माँ माँ, किसान भेड़िए के साथ पास ही हैं। उन्हें सब कुछ पता चल गया है और वे निश्चित रूप से मुझे और शायद तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन अगर तुम वैसा ही करो जैसा मैं करता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, शायद मैं हम दोनों को बचा सकूं। फर्श पर लेट जाओ और मरने का नाटक करो, और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मत बोलना। इस प्रकार जब तीनों भाई, जिनमें से प्रत्येक के पास एक एक कोड़ा था, कुछ सेकंड बाद झोपड़ी में दाखिल हुए, तो उन्होंने देखा कि एक महिला फर्श पर लेटी हुई है और टुइनो उसके पास घुटनों के बल बैठा हुआ उसके कानों में जोर से सीटी बजा रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो, बदमाश? सबसे बड़े ने पूछा। मैं क्या कर रहा हूँ? ओह मेरे बेचारे दोस्तों, मैं दुनिया का सबसे दुखी प्राणी हूँ। मैंने अपनी सबसे अच्छी माँ खो दी है और मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और फिर से सिसकने लगा। लेकिन तुम इस तरह सीटी क्यों बजा रहे हो? ठीक है, यही एकमात्र मौका है। ये सीटी मरे हुओं को वापस जीवित करने के लिए जानी जाती है, और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ उसने अपना चेहरा फिर से अपने हाथों में छिपा लिया, लेकिन अपनी उंगलियों के बीच से झांकते हुए उसने देखा कि भाइयों ने अपनी 6 आंखें तश्तरियों जितनी चौड़ी खोल ली थीं। देखो, वह अचानक चिल्लाया, देखो, मुझे यकीन है कि मैंने उसके शरीर को हिलते हुए महसूस किया है, और अब उसके नथुने फड़क रहे हैं। आह, सीटी ने आखिरकार अपनी ताकत खोई नहीं है, और नीचे झुकते हुए टोइनो ने पहले से ज्यादा जोर से सीटी बजाई, जिससे बूढ़ी औरत के पैरों और हाथों में जान आ गई, और वह जल्द ही अपना सिर उठाने में सक्षम हो गई। किसान उसके स्वस्थ होने पर इतने आश्चर्यचकित हुए कि उन्हें कुछ बोलने में कुछ समय लग गया। आखिरकार सबसे बड़े ने लड़के की ओर मुड़कर कहा, अब मेरी बात सुनो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम एक युवा बदमाश हो। तुमने हमें एक भेड़ बेची, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि वह एक भेड़िया है, और हम आज तुम्हें उसका पैसा देने यहाँ आए हैं। लेकिन अगर तुम हमें वह सीटी दे दोगे, तो हम तुम्हारे किए को माफ कर देंगे और तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। यह मेरा एकमात्र खजाना है और मैं इसे बहुत महत्व देता हूँ, लड़के ने झिझकते हुए कहा, लेकिन जब आप इसे इतना चाहते हैं, तो मैं मना नहीं कर सकता, और उसने सीटी आगे बढ़ा दी, जिसे बड़े भाई ने अपनी जेब में रख लिया। कीमती सीटी लेकर तीनों भाई खुशी से घर लौटे और जाते समय सबसे छोटे ने दूसरों से कहा, मेरे पास एक बढ़िया विचार है। हमारी सभी पत्नियां आलसी और बड़बड़ाती हैं और हमारे जीवन को बोझ बना देती हैं। चलो हम उन्हें सबक सिखाएं और घर पहुंचते ही उन्हें मार डालें। बेशक हम उन्हें तुरंत जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दुर्लभ डर लग जाएगा। आह, तुम कितने चतुर हो, बाकी दो ने उत्तर दिया। किसी और ने ऐसा नहीं सोचा होगा। तीनों पतियों ने खुशी खुशी अपनी तीनों पत्नियों को नीचे गिरा दिया, जो मरकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर एक एक करके पुरुषों ने सीटी बजाने की कोशिश की और इतनी जोर से फूंका कि ऐसा लगा कि उनके फेफड़े फट जाएंगे, लेकिन महिलाएं एकदम अकड़कर पड़ी रहीं और एक पलक भी नहीं हिलाईं। पतियों का रंग पीला और ठंडा पड़ गया,
क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था, न ही उनका कोई नुकसान करने का इरादा था, और थोड़ी देर बाद उन्हें समझ में आ गया कि उनके प्रयास बेकार थे और एक बार फिर लड़के ने उन्हें धोखा दिया था। कठोर चेहरे के साथ वे अपने पैरों पर खड़े हुए और एक बड़ी बोरी लेकर वे झोपड़ी की ओर वापस चले गए। इस बार कोई रास्ता नहीं था। टोइनो सो रहा था और जब वे अंदर आए तो उसने अपनी आंखें खोलीं। दोनों तरफ से एक शब्द भी कहे बिना उन्होंने उसे बोरे में ठूंस दिया और मुंह बांधकर सबसे बड़े ने उसे अपने कंधों पर डाल दिया। उसके बाद वे सभी नदी की ओर चल पड़े, जहां उनका इरादा लड़के को डुबोने का था। लेकिन नदी बहुत दूर थी और दिन बहुत गर्म था और एंटोनी भारी था, मकई के पूरे ढेर से भी भारी। वे उसे बारी बारी से उठाकर ले गए, लेकिन फिर भी वे बहुत थक गए और प्यासे हो गए, और जब सड़क के किनारे एक छोटी सी शराबखाना दिखाई दी तो उन्होंने शुक्रगुजारी से बोरी को एक बेंच पर रख दिया और खुद को ताज़ा करने के लिए अंदर चले गए। उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि एक भिखारी बेंच के अंत की छाया में बैठा था, लेकिन टोइनो के तेज कानों ने किसी के खाने की आवाज़ पकड़ ली, और जैसे ही किसान सराय में चले गए उसने धीरे से कराहना शुरू कर दिया। क्या बात है? भिखारी ने थोड़ा पास आकर पूछा। बेचारे, तुम्हें क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि वे मुझे बिशप बनाना चाहते थे और मैं सहमत नहीं था, टोइनो ने उत्तर दिया। भिखारी ने आश्चर्य से कहा, हे भगवान, बिशप बनना कोई बुरी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता, युवा बदमाश ने जवाब दिया, लेकिन मुझे ये कभी पसंद नहीं आएगा। हालांकि अगर आपको पगड़ी पहनने का शौक है तो आपको बस बोरी खोलनी होगी और मेरी जगह लेनी होगी। मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए, आदमी ने कहा और बड़ी गांठ खोलने के लिए झुका। तो ये भिखारी था, न कि टोइनो ब्यूनो, जो पानी में फेंका गया था। अगली सुबह तीनों पत्नियों को दफना दिया गया और कब्रिस्तान से लौटते समय उनके पतियों की मुलाकात टोइनो ब्यूनो से हुई, जो भेड़ों के एक शानदार झुंड को लेकर जा रहा था। उसे देखकर तीनों किसान आश्चर्य से खड़े रह गए। क्या तुम बदमाश हो? वे अंत में चिल्लाए, हमने तुम्हें कल डुबो दिया था और आज हम तुम्हें फिर से पा रहे हैं, पहले की तरह। यह अजीब लगता है न? उसने उत्तर दिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि इस दुनिया के नीचे एक और दुनिया है जो और भी अधिक सुंदर और कहीं अधिक समृद्ध है। खैर, ये वही जगह थी जहां तुमने मुझे भेजा था जब तुमने मुझे नदी में फेंका था, और हालांकि मुझे पहले थोड़ा अजीब लगा, फिर भी मैंने जल्द ही अपने चारों ओर देखना शुरू कर दिया और ये देखने लगा कि क्या हो रहा था। वहां मैंने देखा कि जिस जगह मैं गिरा था उसके करीब एक भेड़ मेला लग रहा था, और एक राहगीर ने मुझे बताया कि हर दिन घोड़े या मवेशी किसी न किसी तरह बेचे जाते हैं। शहर में कहाँ है? अगर मुझे घोड़े के मेले के किनारे नदी में फेंक दिया जाता तो मैं अपना भाग्य बना सकता था। जैसा कि था, मुझे इन भेड़ों को खरीदने के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा, जिन्हें आप मुफ्त में पा सकते हैं। और क्या तुम्हें ठीक ठीक पता है कि नदी में वह स्थान कौन सा है जो घोड़ों के मेले के ऊपर है? ऐसा लगता है जैसे मुझे इसकी जानकारी ही नहीं थी, जबकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। तो यदि आप नहीं चाहते कि हम अपने मरे हुए पशुओं और मारी गई पत्नियों का बदला लें, तो आपको हमें घोड़ा मेले के ठीक सामने नदी में फेंक देना होगा। बहुत अच्छा, बस तुम्हें 3 बोरे लेने होंगे और मेरे साथ उस चट्टान पर आना होगा जो नदी में उभरी हुई है। मैं तुम्हें वहां से फेंक दूंगा और तुम लगभग घोड़ों की पीठ पर गिर जाओगे। इसलिए उसने उन्हें उसमें फेंक दिया, और चूंकि वे फिर कभी नहीं दिखे, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि वे किस मेले में गिरे थे।